नदी बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने कभी उफान देखे ही न हो। चारों तरफ हल्की बर्फबारी हो रही थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैरते हुए पानी को छू रहे थे। उसी नदी के बीच एक छोटी सी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बोट में नेहा, आर्यन और रोहन बैठे हंस रहे थे। नेहा ठंड से हाथ रगड़ते हुए किसी मजाक पर हंस पड़ी। आर्यन नदी की सतह देखता हुआ कुछ कहने ही वाला था और रोहन बोट को संभालते हुए मुस्कुरा रहा था। माहौल इतना सामान्य और हल्का था कि किसी को जरा सी भी अनहोनी का अंदाजा नहीं था। तभी अचानक एक तेज डरावनी आवाज गूंजी, जैसे किसी भारी चीज से बोट टकरा गई हो। अगले ही पल बोट का संतुलन बिगड़ गया, हंसी चीख में बदल गई और ठंडा पानी बोट के अंदर घुसने लगा। नेहा ने आर्यन का नाम चिल्लाया। रोहन ने बोट संभालने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। बर्फीली हवा, घबराहट और अंधेरा सब एक साथ छा गए। कुछ ही सेकंड में सब कुछ डूब गया और नदी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब बस एक सवाल रह जाता है, क्या ये तीनों जिंदा बच पाए? नेहा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन सामने जो दिखता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ फैली हुई है, इतनी दूर तक कि नजर कहीं टिक ही नहीं पाती। हवा में अजीब सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बनकर गूंजती है। उसका सिर भारी है, शरीर सुन्न पड़ा है और हाथ हिलाने में भी दर्द होता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसकी नजर पास पड़ी टूटी हुई बोट पर जाती है, जो अब सिर्फ लकड़ी और लोहे के बिखरे टुकड़ों का ढेर बन चुकी है। तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है। वह बर्फ पर बेसुध पड़ा है, उसके माथे से खून जम चुका है और सांसें बहुत धीमी हैं। नेहा घबराकर उसका नाम पुकारती है। आवाज कांपती हुई सन्नाटे में खो जाती है। वह चारों तरफ देखती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रोहन कहीं दिखाई नहीं देता, न बर्फ पर उसके कदमों के निशान, न कोई आवाज, न कोई हलचल। ठंड इतनी ज्यादा है कि नेहा की हर सांस के साथ मुंह से धुआं निकल रहा है और होंठ कांप रहे हैं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, रोहन कहाँ है? कई घंटों तक नेहा और आर्यन उसी जगह बैठे रहे। समय जैसे थम गया हो, ठंड हड्डियों के अंदर उतर चुकी थी और डर धीरे धीरे उम्मीद को खा रहा था। नेहा बार बार बर्फीले मैदान की तरफ देखती, हर हलचल में रोहन का चेहरा ढूंढने की कोशिश करती। तभी दूर बर्फ के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। पहले तो उसे अपनी आंखों का धोखा लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक जानी पहचानी परछाई सामने आती है। रोहन लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। उसके कपड़े गीले हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसके हाथों में सूखी लकड़ियों का एक बंडल है। नेहा की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। रोहन बताता है कि वह किनारे तक बह गया था और किसी तरह वापस रास्ता खोज पाया। तीनों एक दूसरे की हालत देखते हैं और सच्चाई समझ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, अनजान इलाका और कोई मदद नहीं। इस ठंड में आगे बढ़ना सीधा मौत को बुलाना होगा। लंबी खामोशी के बाद आर्यन धीमी आवाज में कहता है, अभी यहां से निकलना नामुमकिन है। वही पल उनका पहला बड़ा फैसला बन जाता है। डर के बावजूद वे तय करते हैं कि भागने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहे जैसे भी हो, यहीं रुककर जिंदा रहना है। सूरज ढलते ही ठंड और भी ज्यादा बेरहम हो जाती है। बर्फीली हवा उनके अस्थायी ठिकाने के चारों तरफ घूमती रहती है, मानो अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रही हो। भूख अब पेट में जलन बनकर उठने लगती है, लेकिन खाने के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता। अंधेरा फैलते ही आसपास की खामोशी टूटती है। कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आती है, कभी बर्फ पर किसी के चलने जैसी आहट सुनाई देती है। हर आवाज पर तीनों चौंक जाते हैं। वे तय करते हैं कि कोई एक सोएगा नहीं। आर्यन, रोहन और नेहा बारी बारी से जागते रहते हैं, आंखें खुली रखकर अंधेरे को घूरते हुए। जब नेहा की बारी आती है तो डर आखिरकार उस पर हावी हो जाता है। ठंड से कांपते हाथ, खाली पेट और अनजाने डर उसे तोड़ देते हैं। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगते हैं। वह आवाज दबाकर रोती है ताकि कोई और टूट न जाए। उस पहली रात उसे एहसास होता है कि यह जगह सिर्फ ठंड नहीं, हिम्मत भी छीन लेती है। उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या यह सिर्फ एक रात है या यही डर अब उनकी हमेशा की सजा बनने वाला है? समय अब उनके लिए मायने रखना बंद कर चुका था। शुरुआत में वे हर सुबह उठकर दिन गिनने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में गिनती उलझने लगी और फिर पूरी तरह छूट गई। उन्हें अब यह याद नहीं रहता था कि आज कौन सा दिन है या कितना वक्त बीत चुका है।
बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे, दाढ़ी बिखर गई और कपड़े जगह जगह से फटकर सिर्फ शरीर ढकने का सहारा बन गए। ठंड से बचने के लिए वे टूटी हुई बोट के टुकड़ों, सूखी लकड़ियों और जमी हुई बर्फ का इस्तेमाल कर एक छोटा सा ठिकाना बनाते हैं। वही जगह उनका घर, उनकी दुनिया बन जाती है। हर दिन बस एक ही लक्ष्य होता, किसी तरह रात तक जिंदा रहना। कभी उम्मीद जागती है कि आज कोई आएगा, कोई आवाज सुनाई देगी, लेकिन चारों तरफ वही सन्नाटा रहता है। नेहा कई बार दूर बर्फीले मैदान को देखती रहती है, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। आर्यन और रोहन भी अंदर ही अंदर एक ही सवाल से जूझते रहते हैं। इतना समय बीत गया, इतनी कोशिशें हुई, फिर भी कोई उन्हें ढूंढने क्यों नहीं आया? वक्त के साथ उन्हें समझ आ गया कि यहां जिंदा रहने का कोई तय तरीका नहीं है। हर दिन खुद सिखाता है कि अगला दिन कैसे काटना है। भूख जब हद से ज्यादा बढ़ती तो रोहन जमी हुई नदी के किनारे घंटों बैठा रहता और ठंडे पानी में हाथ डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। कई बार हाथ सुन्न हो जाते, कई बार खाली लौटना पड़ता, लेकिन कभी कभी वही छोटी सी मछली उनकी पूरी उम्मीद बन जाती। बर्फ को तोड़कर वे उसे पिघलाते और वहीं पानी पीते, चाहे उसका स्वाद कितना भी अजीब क्यों ना लगे। ठंड से बचने के लिए पुराने फटे कपड़ों को काटकर नए कवर बनाए जाते, शरीर को ढकने की हर कोशिश की जाती। कई बार गलतियां होती, गलत जगह आग जलाना, ज्यादा देर बाहर रहना या भूख में जल्दबाजी करना, और हर गलती की कीमत ठंड, दर्द या डर से चुकानी पड़ती। लेकिन वही गलतियां उन्हें सिखाती कि अगली बार क्या नहीं करना है। कोई किताब नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, बस जिंदगी और उसके रोज के इम्तिहान। धीरे धीरे जीना एक आदत बन जाता है, बिना सवाल पूछे, बिना शिकायत किए। समय ने सिर्फ उनके शरीर नहीं बदले, उनके अंदर के इंसान भी धीरे धीरे अलग हो गए। 18 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, खासकर तब जब हर दिन डर और मजबूरी में गुजरे। आर्यन पहले जैसा बातूनी नहीं रहा। वह घंटों चुप बैठा रहता, बर्फ को घूरता रहता, जैसे उसके मन में ऐसी बातें हों जिन्हें शब्द नहीं मिलते। रोहन इसके उलट होता चला गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बेवजह चिल्लाना और हर बात में झुंझलाहट उसकी आदत बन गई। कई बार उसका गुस्सा हालात पर नहीं, सामने बैठे इंसान पर निकलता। इन दोनों के बीच नेहा फंस जाती। कभी उसे आर्यन की चुप्पी संभालनी पड़ती तो कभी रोहन के गुस्से को शांत करना पड़ता। वह कोशिश करती कि तीनों एक दूसरे से टूटे नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी थक चुकी होती। कई रातें ऐसी होती जब बिना बोले ही तनाव महसूस होता। उस बर्फीली खामोशी में एक सवाल लगातार घूमता रहता, क्या इतने बदल चुके लोग अब भी साथ रह पाएंगे, या ये हालात उन्हें धीरे धीरे अलग कर देंगे? उस दिन सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। नेहा बर्फ के पास जमी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसकी नजर बर्फ के नीचे दबे किसी सख्त टुकड़े पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा यह भी कोई साधारण लकड़ी होगी, लेकिन जब उसने बर्फ हटाई तो उसकी सांस अटक गई। वह टूटी हुई बोट का एक और हिस्सा था, वैसा ही जैसा उन्होंने हादसे के बाद देखा था, लेकिन यह टुकड़ा अलग था। उस पर कुछ खरोंचें थीं, जानबूझकर बनाई हुई, जैसे किसी ने कुछ निशान छोड़ने की कोशिश की हो। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह टुकड़ा वहां अपने आप नहीं आ सकता था। उसने दौड़कर आर्यन और रोहन को बुलाया। तीनों उसे घूरते रहे, बिना कुछ बोले। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह पर सिर्फ वे ही नहीं रहे होंगे, कोई और भी यहां आया था, या शायद अब भी कहीं आसपास है। यह सोच डर से ज्यादा बेचैन करने वाली थी। बर्फ, सन्नाटा और सालों की तन्हाई के बीच पहली बार उन्हें लगा कि वे पूरी तरह अकेले कभी थे ही नहीं। यही रहस्य उनकी सोच बदल देता है। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही तीखी थी। हवा बर्फ से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, लेकिन फिर भी उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। नेहा की नींद अचानक खुल जाती है। उसे साफ महसूस होता है जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। कदमों की धीमी दबती हुई आवाज इतनी हल्की कि शक हो, लेकिन इतनी साफ कि नजरअंदाज भी न की जा सके। वह सांस रोककर सुनती है। आवाज रुकती है, फिर दोबारा आती है। वह आर्यन और रोहन को हिलाकर जगाती है। तीनों बिना बोले एक दूसरे को देखते हैं। डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा होता है। कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। पूरी रात वे यूं ही बैठे रहते हैं, हर आहट पर चौंकते हुए। सुबह जब अंधेरा थोड़ा कम होता है तो वे बाहर निकलते हैं। बर्फ पर साफ पैरों के निशान बने होते हैं, लेकिन वे तीनों के नहीं हैं। निशान आते हैं और कुछ दूरी पर जाकर अचानक खत्म हो जाते हैं।
आसपास कोई नहीं दिखता, न कोई आवाज न कोई हलचल। वह जगह फिर से वैसी ही शांत है जैसे हमेशा रहती है, लेकिन अब यह शांति डरावनी है। तीनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर ये हम नहीं थे तो फिर ये कौन है? 18वां साल चुपचाप आता है, बिना किसी संकेत के। ठंड पहले जैसी ही है, लेकिन नेहा अब वैसी नहीं रही। उसकी सांसें भारी रहने लगती हैं, शरीर में ताकत कम होती जाती है और कई बार वह उठने की कोशिश में ही थक जाती है। उसकी आंखों की चमक बुझने लगती है, जो सालों तक आर्यन और रोहन को संभाले हुए थी। पहली बार दोनों को सच में डर लगता है। आर्यन, जो हमेशा चुप रहता था, नेहा के पास बैठकर बेबस निगाहों से उसे देखता रहता है। रोहन का गुस्सा गायब हो चुका है, उसकी जगह डर और पछतावा ले चुका है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर नेहा को कुछ हो गया तो यह जगह उन्हें पूरी तरह तोड़ देगी। उसी बेचैनी में एक दिन आर्यन की नजर दूर बर्फ के पार जाती है। धुंध के बीच कुछ हिलता हुआ सा दिखाई देता है, जैसे कोई परछाई या कोई आकृति। रोहन भी देखता है। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नेहा कमजोर आवाज में पूछती है कि क्या हुआ। कोई पास आता नहीं, न कोई आवाज देता है। धुंध फिर से सब कुछ निगल लेती है। अब यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने सच में कुछ देखा था या यह बस उम्मीद की आखिरी चाल थी। सवाल हवा में लटका रह जाता है। यह शुरुआत है या अंत के पहले का धोखा? उस रात कोई सोया नहीं। बर्फ के बाहर वही सन्नाटा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। नेहा कमजोर पड़ी थी, उसकी सांसें उथली थीं और आंखें आधी बंद। आर्यन और रोहन उसके पास बैठे रहे, बिना बात किए, जैसे शब्द अब बेकार हो चुके हों। इतने सालों में पहली बार उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो यह जगह उनकी पूरी कहानी यहीं खत्म कर देगी। डर, थकान और उम्मीद तीनों आपस में टकरा रहे थे। लंबी खामोशी के बाद रोहन बोलता है। उसकी आवाज भारी होती है। वह कहता है कि अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। आर्यन धीरे से सिर हिलाता है। वे जानते हैं कि जो करने जा रहे हैं वह बेहद खतरनाक है। बर्फ के पार जाना, अनजान रास्ते पर चलना, बिना पक्की तैयारी के, ये सब मौत को बुलाने जैसा हो सकता है। लेकिन वहीं रुके रहना भी अब धीरे धीरे मरने के बराबर था। नेहा उनकी बात सुनती है और कमजोर मुस्कान के साथ बस इतना कहती है कि कोशिश किए बिना हार मान लेना उससे ज्यादा डरावना है। उसी पल तीनों फैसला कर लेते हैं, या तो यहीं सब खत्म होगा या वे आखिरी ताकत लगाकर आगे बढ़ेंगे। उन्हें यह भी पता है कि इस कोशिश में किसी एक का बचना तय नहीं है, फिर भी वे पीछे नहीं हटते। सुबह की हल्की रोशनी बर्फ पर फैल रही होती है। धुंध धीरे धीरे छोंटती है, लेकिन सब कुछ साफ नहीं होता। कैमरा दूर से खुला सफेद मैदान दिखाता है, जहां ठंडी हवा बर्फ को उड़ा रही है। उसी मैदान में आगे बढ़ती हुई दो परछाइयां नजर आती हैं। उनके कदम भारी हैं, चाल लड़खड़ाई हुई है, लेकिन वे चलते जा रहे हैं। तीसरी परछाई कहीं नहीं है, न पीछे न आसपास। कुछ पल के लिए कैमरा रुकता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, फिर धीरे धीरे उन दो परछाइयों पर टिक जाता है। उसी खामोशी के बीच नेहा की आवाज गूंजती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती। उसकी आवाज थकी हुई है, फिर भी शांत। वह कहती है, कुछ जगहें इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती, वो उसे बदल देती हैं। शब्द खत्म होते ही हवा की आवाज तेज हो जाती है। परछाइयां धीरे धीरे धुंध में खोने लगती हैं। दर्शक यह समझ ही नहीं पाता कि नेहा पीछे रह गई या वह किसी और रूप में आगे बढ़ चुकी है। कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सवाल बचता है। स्क्रीन काली हो जाती है, लेकिन कहानी दिमाग में चलती रहती है, लंबे समय तक, जैसे वह खत्म हुई ही ना हो।